जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगभग 5 हो चुके हैं। उसके अलावा भी पिछली जो कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर पिछले साल का, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्नों की संख्या, उसका टाइप कैसा होता है। देखिए, इसमें जो लिया गया है वो यहाँ पे ऐसा है आपका, ठीक ना। लेकिन अगर इसको अगर लगाया जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो वही क्वेश्चन है, उसको टाइप कर दिया गया है, टाइपिस्ट इस तरह टाइप करवा दिया गया है, ठीक ना। इसी तरह से देखिए, ये सारे प्रश्न टाइप हो चुके हैं यहाँ पे, सभी प्रश्न, ठीक ना। तो आपको वही फील आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, बस उसको पेपर में ना करके उसको टाइप करवा दिया गया है, ठीक। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये बता दें कि ये पहला है, इसके अलावा भी अन्य एपिसोड भी आएंगे इससे संबंधित। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल वही फीलिंग आपको आएगी, यूपी बोर्ड परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि उसके जैसा ही। कक्षा 12 का है, हिंदी का। समय देख सकते हैं आप लोग, और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है उसमें, ठीक। पहला प्रश्न बताएंगे आप लोग, उसका आंसर बिल्कुल जो होगा फुल सॉल्यूशन होगा आप लोग का, ठीक। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य एक विधा है, उसके जो निबंध है उसके लेखक बताइए कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य लेखक इसके कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है भैया? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं शिक्षा के उद्देश्य के लेखक, ठीक। लल्लू लाल की रचना है, बताएंगे लल्लू लाल की रचना क्या है? लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर है, प्रेम सागर, ठीक। और ये बताइए, रानी केतकी की कहानी किसके, कौन है इसके लेखक? इसके हैं आपके इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां जी हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ठीक। पर्दा कहानी के लेखक बताइए, पर्दा जो कहानी है उसके लेखक का नाम जानना चाह रहा है आपसे। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी के लेखक कौन है आपके? पर्दा कहानी के लेखक आपके यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं पर्दा कहानी के लेखक। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बहुत ही मध्यम वर्ग के फैमिली को दर्शाया गया है इस कहानी में। एक टूटे फूटे मकान में एक पर्दे के सहारे कैसे जीवन यापन होता है, इसमें बताया गया है, ठीक। तो जो पर्दा कहानी है उसके लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के लेखक बताइए, आवारा मसीहा के लेखक, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की जो आत्मकथा विधा है इसके लेखक कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, बताया गया है, पिछले सारे क्लासेस में हो चुकी हैं। ये जितनी भी हैं सभी पिछले क्लासेस में हो चुकी हैं, ठीक। और जो बाकी है उसको आगे करा दिया जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, ठीक। कामायनी किस युग की रचना है? देखिए, कामायनी, इसको लेखक कौन है कामायनी के? इसका तो पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक। कौन है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके लेखक। लेकिन आपसे युग पूछ रहा है, किस युग में इसका रचना किया गया था, बताइए। कामायनी का जो रचना किया गया वो किस युग में किया गया? तो वो छायावाद युग में किया गया, छायावाद युग में किया गया, और वो भी आधुनिक छायावाद युग में। किसमें? आधुनिक छायावाद युग में इसकी रचना की गई। किसकी? कामायनी की, अर्थात जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत ये रचना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग के कवि हैं? इन चारों में से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के कवि हैं? और सभी अन्य के भी नाम बताइए, वो किस युग के हैं। देखिए, जो दिनकर जी हैं वो तो ठीक है भैया, हमारे प्रगतिवादी युग के कवि हैं, लेकिन ये तीनों किस युग के हैं? ये तीनों तो ये आपके भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं ये तीनों आपके भक्ति काल के हैं। अप्रदास, तुलसीदास और नंददास, विठलनाथ, ये जितने भी लोग थे, कबीर हो गए और दादू रैदास, गुरु नानक, ये सभी किस युग के थे? ये भक्ति काल के थे। सिवाय दिनकर जी, दिनकर जी किस युग के थे? प्रगतिवादी युग के थे, ठीक।
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन वर्ष आपसे जानना चाह रहा है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1943। 1943 अर्थात 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था, ठीक, उसके संपादक के द्वारा। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बताइए द्विवेदी युग की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कामायनी भी, एक मिनट रुक जाइए, हाँ बताइए। देखिए कामायनी भी है, साकेत भी है, भारत भारती भी है, लेकिन जो प्रिय प्रवास हरिऔध के द्वारा जो लिखी गई है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक। ये तीनों तो हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टछाप जिसमें आपके सूरदास और भी जैसे ऐसे करके जितने भी दिग्गज थे उनके संबंध किससे था? वो किसके लिए अपनी रचनाएं लिखते थे? वो भैया भगवान कृष्ण के लिए रचनाएं लिखते थे, अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कौन से कवि? अष्टछाप के कवि। जो 8 जो दिग्गज कवि थे वो किसके बारे में लिखते थे? कृष्ण भक्ति के बारे में, ठीक। 4 शाखा है, देखिए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक। अब देखिए वहां से ऑब्जेक्टिव हट गया। अब देखिए आगे के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैंने कहा था 3 इधर से याद कर लीजिए, 3 उधर से। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हो गया, इनका नहीं हुआ है लेकिन एक मिल रहा है, इनका भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक मिल रहा है, ठीक। इसके लिए आप लोग को मिलेंगे 5 अंक। कितने मिलेंगे? 5 अंक। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेखक और कवि है उनका जीवन परिचय मैंने करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, अब यहीं पे देखिए उसमें लेखक थे, लेखक का एक लेखक का पूछेगा और एक आपका कवि का पूछेगा जीवन परिचय, ठीक। एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आपसे पूछेगा। यहाँ पे कवि के बारे में मैथिली शरण जी का भी हो गया, इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, मैंने कराया खुद, ठीक। इसमें भी मिलेंगे 5 अंक, यानी कि जीवन परिचय से आप लोग को 10 अंक मिलेंगे। 5 कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए, 5 लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए, ठीक। प्रमुख रचनाएं भी उसके साथ साथ मैंने बताया है। ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में मैंने बताया। इसमें सभी लगभग सभी लोगों का जीवन परिचय जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनकी रचनाएं या फिर उनका जीवन परिचय हो चुका है लगभग, ठीक। बहादुर अथवा पंचलाइट की कहानी पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है, 5 अंक मिलेंगे आपको। ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर एक कहानी है, उसके अपने शब्दों में लिख देंगे ना उसको। बहादुर में ये हुआ था, बहादुर में जो बहादुर नाम का लड़का था वो क्या क्या किया था, या फिर ध्रुव यात्रा में जो कुछ घटनाएं हुई थी, अपने शब्दों में अगर लिख देंगे तो आपको मिलेंगे 5 अंक। 80 से शब्द से ज्यादा नहीं जाना है आपको, ठीक। 2-4 शब्द ज्यादा होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा ओवर नहीं जाना है, ठीक। सुपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए स्वपठित यानी कि हर जिले का अपना एक खंड काव्य होता है। अपने में देख लीजिएगा, अपने में कौन सा आपके जिले का है। गोरखपुर, बरेली, बदायूं, देवरिया, इन सब का अलग अलग होता है, ठीक। कर्ण का अलग होगा, रश्मिरथी का अलग होगा, मुक्ति यज्ञ अलग होगा, तो ये सभी अलग होते हैं। गोरखपुर का जो होगा आप लोग वही लिखेंगे। उसके लिए मिलेंगे आपको कितने नंबर? 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। मैं आगे देखिए इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि किस जिले का कौन सा खंड काव्य है, ठीक। किस जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है उस पर एक 5 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक। चलिए 15वें क्वेश्चन पर। अब देखिए अगर पेपर में लाऊं तो आप लोग को दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए मैंने पेपर नहीं लिया है, उसको क्वेश्चन को मैंने उसमें टाइप करवा दिया है, ठीक। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, ये पूछेगा आपसे। और देखिए मैंने एक चीज और इसमें छोड़ा है, जो होते हैं ना एक गद्य का पार्ट दे देगा और आपसे कहेगा इसका संदर्भ लिखिए, और कभी कुछ 2-4 क्वेश्चन भी उस पर दे देगा, वो नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं उसको पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा भैया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। अगर एक एक चैप्टर लेके चला जाए तो
अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में कोई खंड दे देगा, दो खंड देगा बीच में अथवा लगा के, या तो इसका दीजिए या फिर इसका दीजिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत के इस पाठ से, फलाना ढिकाना पाठ से लिया गया है। ठीक, तो ऐसे ही लिखेंगे, इस पर नंबर मिलेगा। टोटल आपको नंबर मिलेंगे 2 + 5 7 नंबर। ठीक, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। ठीक, इसी तरह आपको पूछेगा कवि मतलब कविता में भी पूछेगा, कविता में नहीं मतलब श्लोक टाइप पूछेगा, न चो रोचते भद्रम सो उल्क्याम, ऐसे पूछेगा। आपको संदर्भ देना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है कि क्या इसका हिंदी में अर्थ होगा। ठीक, 2 देगा अथवा लगा कर, कोई एक करना रहेगा, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। ठीक, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ निकालकर, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ निकालकर 3 आपको देगा और आपको किसी एक का अर्थ बताना होगा। देखिए, तलवार की ढाल पर चढ़ना मतलब क्या होता है? खतरा मोल लेना। ये बताइए मैंने कराया है कि नहीं? बिल्कुल कराया है। खतरा मोल लेना होगा कि नहीं? तलवार की धार पर चलना मतलब खतरा मोल लेना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना का मतलब क्या होता है? ये भी मैंने बताया है। ठीक, और दाल में काला होना मतलब संकित होना किसी बात को लेकर के। टका सा जवाब देना मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? टका सा जवाब देना मतलब शांत होना या फिर तुरंत किसी बात का जवाब देना, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन दाल में काला होना क्या होता है? किसी बात को लेकर शंका में होना, शंका में होना, डाउट में होना। ठीक, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई भी एक गद्यांश आपको खूब बड़ा लंबा चौड़ा दे देगा, खूब लंबा चौड़ा दे देगा और आपको कहेगा उस पर 2-4 प्रश्न देगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 2-4 देगा, आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया? 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5। बताइए उसको अगर मैं लिखूं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। और मैंने यहाँ पर बता दिया ना, और जो लिखूंगा गारंटी भी नहीं है कि वही आएगा, वो तो हर साल अपडेट होता रहता है। कोई भी कहीं से किसी भी बुक से गद्यांश उठा कर दे देगा और उससे प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो 2 + 2 और +1 अंक आपको निर्धारित है इसके लिए, यानी कि टोटल 5 अंक मिलेंगे। ठीक, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ निकालिए। 2 शब्द युग्म देगा जो बिल्कुल देखने सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, उसका पूछ रहा है। वसन और व्यसन, इनका अर्थ बताइए। तो इनका क्या होगा? वसन मतलब कपड़ा होता है, व्यसन मतलब आदत होता है, यानी कि ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब आदत। ठीक, ये सभी ऑप्शन गलत हैं, बस वही एक सही है। अंबुज और अंबुद का क्या मतलब होता है? अंबुज किसे कहते हैं और अंबुद किसे कहते हैं? बताइए, अंबुज किसे कहते हैं और अंबुद किसे कहते हैं? देखिए, अंबुज किसे मैंने बताया था भैया जब पर्यायवाची पढ़ाया था। अंबुज कमल को कहते हैं, अंबुद किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। किसे कहते हैं? अंबुज आपको कमल को कहेंगे और अंबुद किसे कहेंगे? बादल। मैंने ये भी बताया था कि जौ को हटाकर अगर द लग रहा है तो वो बादल का रूप ले लेता है। ठीक, ये ट्रिक भी याद करते रहिएगा आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द है उसके 2 अर्थ, चलिए हम लोग चारों का लिखते हैं। ठीक, चारों का लिखते हैं। अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान भी होता है, आकाश भी होता है। ठीक, यहां पे लिखते चलिए, आसमान और आकाश किसका होता है? आपका अंबर का होता है। और बताइए, विधि, विधि किसे कहते हैं? जिसे नियम कानून, उसे ही कहते हैं। जिसे प्रणाली लिख लीजिए, अनुशासन लिख लीजिए, ये किसे कहते हैं? विधि, नियम कानून, प्रणाली, अनुशासन, ये सभी किसे कहते हैं? विधि कहते हैं। नाग किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं, सांप भी कहते हैं इसे, कुछ क्षेत्रों में इसे करैत भी कहते हैं। ठीक, इसे ही हम लोग नाग कहते हैं। पट, पट मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़ा हो जाएगा। चलिए एक पीछे वाला ही लिख लीजिए, एक वसन लिख लीजिए। ठीक, और क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा, वसन हो जाएगा और परिधान भी हो जाएगा। तो ये 2 पूछा था, हम लोगों ने 3-3 लिख लिया। ठीक, इसमें आप लोग कानून भी लिख सकते हैं, उसका भी मतलब विधि होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। अंबर का मतलब आसमान आकाश, विधि का मतलब प्रणाली अनुशासन कानून, नाग का मतलब सर्प भी होता है, सांप भी होता है, करैत भी होता है, पट का मतलब
कपड़ा, वसन, परिधान, वेशभूषा, ये सभी क्या होते हैं, पट के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आपसे अर्थ पूछ रहा है, एक का भैया दो अर्थ हमें देना है, तो हमने 3 दे दिया। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कोई एक लंबा सा आपका वाक्य दे देगा, उसको कहेगा एक शब्दों में उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जो आंखों के समान हो उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष। जो आंखों के समान होता है, सामने होता है, जो आंखों के सामने मतलब बिल्कुल सामने, उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। जो आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जो जानने की इच्छा रख, देखिए जिजीविषा क्या होता है, इसका सही आंसर तो जिज्ञासु होगा, लेकिन जिजीविषा क्या होता है, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जो जानने की जो इच्छा होती है वो होती है जिजीविषा। और क्या होता है, जिज्ञासु, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और जानने की जो बस इच्छा होती है उसे हम लोग जिजीविषा कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से 2 वाक्यांशों को शुद्ध कीजिए। मिलेंगे आपको 1+1 करके 2 नंबर। ठीक, 2 वाक्य को सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक, हमको भैया 1 ही नंबर मिले, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हैं लिखा है, तुम कुर्सी पर बैठे हैं, गलत है ना, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये सही हो गया, एक हमने सही कर दिया। सरोवर में अनेकों कमल खिले थे, मैंने बताया था अनेकों कोई शब्द नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अनेक होता है। कहीं पर भी कह दीजिएगा भैया ये अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, हमेशा अनेक होता है। ठीक, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, यहां पे क्या गलती है, कवयित्री नहीं होता है भैया, क्या होता है, कवयित्री होता है। ठीक, ये वाला होता है, देखिएगा ये वाला होता है। एक फूल की माला लाओ, ये सभी मैंने करा चुका हूं भैया, ये पेपर का मैंने देखा तो बोला सभी तो कर लेंगे, क्योंकि मैंने सब प्रैक्टिस में करवा चुका हूं उसको। ठीक, एक फूल की माला नहीं होती है, फूल की एक माला होती है। ठीक, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा इधर हम लोग लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। फूल की एक माला लाओ, फूल की एक माला लाओ, एक फूल की माला थोड़ी होती है, एक फूल का कहीं थोड़ी माला होता है, तो इसलिए ये गलत है, फूल की एक माला होती है। ठीक, चलिए, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण या परिभाषा दीजिए। अब बताइए ये हो चुका है कि नहीं, वीर रस का क्या होता है, स्थायी भाव, चलिए स्थायी भाव लिखवा देता हूं, उदाहरण तो नहीं लिखवाएंगे, और इसको मिलेंगे आपको 1+1 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, एक स्थायी भाव बताने के लिए या और एक उदाहरण या परिभाषा दीजिए, दोनों आसान है, और दोनों का मैंने परिभाषा सहित एग्जाम्पल, स्थायी भाव सब कुछ लगभग करा ही दिया है। ठीक, तो देखिए वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है, और हास्य रस का क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, होता है कि नहीं। और अगर नहीं तो भैया इस चैप्टर में मैंने कंप्लीट आपको कराया है, रस जो पढ़ाया है चैप्टर उसमें मैंने कंप्लीट करवाया है कि वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, कक्षा 10 या 12 दोनों के लिए भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जाकर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुप्रास या उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण अथवा लक्षण लिखिए, इसको भी मिलेंगे आपको 2 नंबर, एक उदाहरण लिखने के लिए और उसके लक्षण लिखने के लिए। ठीक, तो बताइए ये भी हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है। किस चैप्टर में हुआ है, इस चैप्टर में हुआ है, इस चैप्टर में हुआ है। देखिए इसमें थोड़ी सी एक गलती हो गई थी उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार को लेकर, वो दूसरे 1 मिनट के वीडियो में मैंने बताया कि मुझसे क्या गलती हुई, भैया मशीन नहीं हूँ, आदमी हूँ, गलती हो सकता है। ठीक, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, गलती हो सकता है। तो अलंकार को यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, बस छोटा सा गलती था, ऐसे ऐसे करके एक शब्द की गलती हो गई थी, वो अगले 2 मिनट के वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक, तो यहाँ से जाके आप लोग अलंकार पढ़ सकते हैं। अगला जो है, दोहा अथवा सोठा का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। हुआ है कि नहीं, दोहा किसे कहते हैं और सोठा किसे कहते हैं, दोहा सोठे का उल्टा, तो ये मतलब सब कुछ बता दिया है मैंने। छंद जब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने बता दिया कि कितनी मात्राएं होती है, कैसे पहचानना है। ये बताइए ये कौन सी मात्रा होती है, ये लघु मात्रा होती है, और ये क्या होता है, ये बड़ी मात्रा, या फिर इसको गुरु भी कहते हैं। ठीक,
इसको बड़ी मात्रा या फिर गुरु भी कहते हैं। कितने नंबर मिलेंगे भैया आपको? 2 नंबर मिलेंगे। कितने? 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने पर। बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंक में आवेदन, देखिए आज का मॉडल पेपर तो ठीक है, लेटर कैसे लिखते हैं और आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा 5 मिनट का। एक आवेदन पत्र रहेगा और एक जिलाधिकारी के पास, या फिर मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए, संक्रमण के खिलाफ, वृक्ष कटाव को रोकने के लिए, इन सभी को के लिए एक पत्र कैसे लिखते हैं वो एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, शहर में फैले संक्रमण की तरफ जिलाधिकारी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पास कैसे लेटर लिखते हैं, उसके लिए मिलेंगे आपको 2+4 यानी कि कितने नंबर मिलेंगे आपको? टोटल 6 नंबर मिलेंगे इसको करने के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है आपको अपनी भाषा शैली में। अब ये तो भैया बताएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। देश में आतंकवाद की समस्या पर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप लोग उसमें बताएंगे। ठीक, क्या होगा इसका? अपनी समझ, मतलब देश की जो आतंकवाद जो देश में बढ़ रहा है उस पर एक लंबा चौड़ा आप लोग लेक्चर लिख सकते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे ये देश में बढ़ रहा है, कैसे ये लोगों को बिगाड़ रहा है। देश में बेरोजगारी की समस्या आजकल बहुत है, उस पर आप लोग को एक बताना पड़ेगा, लंबा चौड़ा निबंध लिखना पड़ेगा, या फिर वृक्षारोपण का महत्व, या फिर नारी शिक्षा। और मैं एक बात बताऊं, इन चारों में से बिल्कुल आपको कोई मिल जाएगा, बस इन्हीं चारों को तैयार कर लीजिए। और ज़्यादातर ध्यान किस पे दीजिएगा? इस पर और इस पर। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग और इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल मिल जाएगा। ध्यान तो चारों पर देना है लेकिन सबसे ज़्यादा जोड़ इन दोनों पर दीजिएगा। ठीक, कि कैसे इनको अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखा जाए, कैसे एग्जामिनर के नज़र में आया जाए। मैं 2-3 याद करके गया था, उसमें से मिल गया था मुझे। ठीक, तो ये थी आपकी आज की मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास कह रहे हैं, मॉडल पेपर। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और जो चीज़ें बची हुई हैं उनको अगले क्लास में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए हम वो भैया ने थोड़ा दबाव दिया तो जिसकी वजह से मुझे मॉडल पेपर का एक सैंपल दिखाना पड़ा आप लोग को। इसके अलावा पिछले साल में जो जो आए हैं, जितने भी सेक्शन में आए हैं, सबको कराएंगे हम लोग। ठीक, उधर हम लोग थोड़ा काम में बिजी थे, इसके वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपकी क्लासेस बिल्कुल अब होंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।